11th क्लास की फिजिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें हमारा चैप्टर हम कर रहे हैं 4 का समतल में गति। आज का जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है समतल में गति। देखना, कोई भी वस्तु अगर एक तल में गति कर रही है तो जो एक तल में वस्तु की गति होती है उसी को हम बोलते हैं समतल में गति। जैसे कि कोई खिलाड़ी अगर फुटबॉल मैदान में जो फुटबॉल खेल रहा है तो उसकी गति भी कौन सी गति होगी? द्विविम गति होगी। जो हमारा जो पहला टॉपिक आता है, क्योंकि समतल में गति है वो याद रखना आपको द्विविम गति होती है, और इसमें हम पहला टॉपिक ले रहे हैं कि द्विविम गति में कण के विस्थापन वेग तथा त्वरण का सदिश निरूपण किस प्रकार से करेंगे। यानी कि कोई भी कण अगर द्विविम गति कर रहा है तो उस कण का विस्थापन वेग तथा त्वरण में क्या प्रभाव पड़ेगा उसका मान हमें यहाँ पर निकालना है। और आपको ये याद रखना है कि एक जो समतल में गति होती है वो द्विविम में गति होती है। यानी कि कोई भी कण अगर एक तल में गति करता है तो उसको हम बोलेंगे द्विविम गति। और इसमें हम पहला टॉपिक हमारा आता है वो आता है द्विविमीय गति में कण के विस्थापन वेग तथा त्वरण का सदिश निरूपण। तो देखना किस प्रकार से हम करेंगे। हम विस्थापन निकालेंगे, वेग निकालेंगे और त्वरण निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ये एक द्विविमीय निर्देशांक है। ये अपने पास एक द्विविमीय निर्देशांक है। ये हमें पता है इसका घटक होता है एक्स एक्स और इस साइड होता है वाई एक्स, और ये इसका मूल बिंदु है 0। ये द्विविमीय निर्देश तंत्र में अपने पास कोई कण स्थित है, यहाँ पर कोई कण स्थित है जो नाम दे देते हैं हम, ये बिंदु P है। अगर हम इस बिंदु P के निर्देशांक अगर लिखना चाहें तो हम निर्देशांक देखना किस प्रकार से लिखेंगे। बिंदु P से हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और ये जो दूरी है ये हम मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की x1 है। इसी प्रकार से हम यहाँ से इसको मिला देते हैं y अक्ष पर, और जो मूल बिंदु से जो इसकी दूरी है ये है y1। तो जो बिंदु P के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, x1 और y1। अगर हम बिंदु O से और P को मिलाएं इस प्रकार से तो हम इस जो r वेक्टर होगा ये जो होगा रेखा अपनी OP होगी, इसको हम बोलेंगे स्थिति सदिश। यानी कि OP को बोला जाता है स्थिति सदिश, जिसको हमने लिख दिया है r वेक्टर से। क्योंकि स्थिति सदिश वो होता है कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को बताने वाला सदिश। तो मूल बिंदु ये है और ये कण है, तो इसकी स्थिति को ये स्थिति सदिश बताएगा r वेक्टर। तो r वेक्टर का मान क्या होगा यहाँ पर, r वेक्टर इसका मान होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। क्योंकि हमें पता है x x की दिशा में एकांक सदिश को हम लिखते हैं i कैप, और y x की दिशा में एकांक सदिश को हम लिखते हैं j कैप। इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 1। यानी कि यह स्थिति सदिश है। तो आप लिख सकते हो जहाँ r वेक्टर स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। तो यहाँ पर हमने ये स्थिति सदिश हमने निकाल लिया है। अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हम निकालेंगे अपना विस्थापन। तो यहाँ से हम हेडिंग डाल लेते हैं विस्थापन। विस्थापन और विस्थापन की परिभाषा हमें पता है, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम पथ विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम पथ विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। दोबारा से हम डायग्राम बनाते हैं। किस प्रकार से प्रारंभिक और हम इसकी अंतिम स्थिति दिखाएंगे। ये हमें पता है एक्स एक्सिस है
ये है मूल बिंदु और ये है वाई एक्सिस। जो अपने प्रारंभ में जो अपना कण था वो बिंदु P के ऊपर था, यानी कि प्रारंभ में हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रारंभ में जो बिंदु था वो कण अपना इस बिंदु P के ऊपर था, और ये जो इसके निर्देशांक थे यहाँ पर तो था x1 और ये इसकी दूरी थी yx से, ये थी y1, इसका मूल बिंदु है। और ये जो इसका स्थिति सदिश था ये था r1 वेक्टर, और इसके निर्देशांक थे x1 और y1। यहाँ तक हमने निर्देशांक हम नहीं लिखते हैं एक बार। ये बिंदु या P तक था। अब हम क्या करें कि ये बिंदु P है, कुछ समय पश्चात में हमने मान लिया है कि बिंदु P कुछ समय पश्चात यहाँ पर आ जाता है। ये जो बिंदु P है ये डेल्टा t समय पश्चात यहाँ पर आ जाता है, या फिर चलो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया है कि ये जो बिंदु P है ये कुछ समय पश्चात बिंदु Q के ऊपर आ जाता है। तो इस बिंदु Q के हम निर्देशांक किस प्रकार से लिखेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये हम मान लेते हैं ये दूरी है इसकी x2, और ये जो yx है इसकी जो दूरी है ये हम मान लेते हैं y2 है। तो जो बिंदु Q के निर्देशांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, x2 और y2। ठीक है यहाँ तक। अगर हम बिंदु O से लेके P को मिलाएं जो इसकी स्थिति सदिश को बताएगा, ये है r2 वेक्टर जो मूल बिंदु से और Q की स्थिति बता रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जो r2 स्थिति सदिश होगा वो क्या होगा, x2i कैप प्लस y2j कैप। इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 2। हमें निकालना क्या है, विस्थापन निकालना है। विस्थापन होती है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम पथ। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति ये है और अंतिम स्थिति Q है, तो इसके जो बीच का ये जो न्यूनतम पथ होगा इसको हम बोलेंगे विस्थापन, जिसको हमने किससे लिख दिया है, डेल्टा R से। ये जो डेल्टा R होगा यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन, डेल्टा R होगा विस्थापन। तो हमें यहाँ पर डेल्टा R का ही मान निकालना है कि यहाँ पर विस्थापन है वो क्या होगा। तो देखना हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं विस्थापन। तो देखना ये जो डायग्राम है इस प्रकार से बना हुआ है कि ये जो सदिश R1 है, इस सदिश R1 के शीर्ष के ऊपर दूसरे सदिश की पूंछ रखी हुई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये सदिश अपना इस प्रकार से है, ये सदिश है R1। इस सदिश R1 के ऊपर, इस सदिश R1 के ऊपर ये क्या रखा हुआ है, दूसरा जो विस्थापन सदिश है उसकी पूंछ रखी हुई है डेल्टा R, और यहाँ पर है R2। तो हम सदिश से योग के त्रिभुज नियम से इसका परिणामी है वो क्या लिख सकते हैं कि ये इसका परिणामी बताएगा R2, क्योंकि ये इसका शीर्ष ये यहाँ पे पूंछ आपस में मिल रही है और यहाँ पर इसका शीर्ष आपस में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इस परिणामी किस प्रकार से निकालेंगे, R1 प्लस डेल्टा R इक्वल टू R2। तो यहाँ से विस्थापन सदिश है वो कितना आएगा, डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1। तो यहाँ से हम विस्थापन सदिश किस प्रकार से निकालेंगे, R1 प्लस डेल्टा R इक्वल टू R2। इसको मिटा देते हैं क्योंकि परिणामी वहीं पर होगा जहाँ पर दो सदिशों के शीर्ष और पूंछ आपस में मिल रही है, वही सदिश का परिणामी होता है। तो आप देख सकते हो ये इसके पूंछ हैं, यहाँ पर इसके शीर्ष हैं, दोनों मिल रहे हैं, तो R2 इसका परिणामी होगा। तो यहाँ से हम डेल्टा R का मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा, R2 माइनस R1। यही क्या कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। मान रख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे डेल्टा R इक्वल टू R2 का मान ऊपर रहा x2 i कैप
प्लस y2 जे कैप माइनस r1 का मान समीकरण 1 से रहा x1 i कैप प्लस y1 जे कैप। आगे देखना डेल्टा आर इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 i कैप, यहाँ पर प्लस था तो ये भी माइनस आ जाएगा, y1 जे कैप। अब सदिश योग का जो कर्विनी में नियम है उसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं x2 i कैप माइनस x1 i कैप प्लस y2 जे कैप माइनस y1 जे कैप। डेल्टा आर इक्वल टू आई कैप इसमें कॉमन आ गया है, अंदर बचेगा x2 माइनस x1, इसमें जे कैप कॉमन आ गया है, अंदर बचेगा y2 माइनस y1। ये मान लेते हैं x2 माइनस x1 है वो किसके बराबर में है, डेल्टा x। ये जो x2 दिखाई दे रहा है ये x1 है, ये जो इसके बीच की दूरी है ये किसके बराबर में होगी, डेल्टा x के बराबर में। इसी प्रकार से ये y2 माइनस y1 है ये हो जाएगा डेल्टा y के बराबर में। इसी को तो क्योंकि ये x2 माइनस x1, x2 भी क्या है, दोनों स्थितियों के बीच की दूरी है ये x2 माइनस x1, अंतर है दोनों का, तो अंतर को हम डेल्टा x से लिख सकते हैं। और इसी प्रकार डेल्टा y को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1। तो अपने पास डेल्टा r इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। यह फॉर्मूला होता है विस्थापन सदिश का, विस्थापन सदिश। इस फॉर्मूले से हम विस्थापन सदिश को निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना निकाल लिया है विस्थापन, दूसरा हमें निकालना है वेग। तो हमें हेडिंग डालनी है अब वेग की, और वेग हमें पता है विस्थापन बटे समय को ही हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो सबसे पहले वेग होता है विस्थापन बटा समय, और यहाँ से हमें क्या निकालना है, औसत वेग ही निकलेगा। वेग न निकालकर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, औसत वेग। तो औसत वेग क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग को हम लिखेंगे v बार से, ये v इसके ऊपर हम बार लगाएंगे, बराबर कुल विस्थापन है डेल्टा आर बटा कुल समय। समय p से लेके q तक पहुंचने में कितना समय लगा है, डेल्टा t समय लगा है, और इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में डेल्टा आर का मान हम इसमें रख देंगे समीकरण 4 में। तो समीकरण 3 से मान समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 से मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो देखना v बार इक्वल टू डेल्टा आर, ये डेल्टा आर है विस्थापन, रख देते हैं मान इसका, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बटे डेल्टा टी, बटे लिख दिया है डेल्टा टी। अब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स क्या है विस्थापन और डेल्टा टी है वेग, डेल्टा टी है समय। तो विस्थापन और बटा समय, विस्थापन बटा समय को हम लिख सकते हैं वेग, और तो जो v है वो क्या जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यानी कि जो वी एक्स है वो है एक्स एक्स की दिशा में वेग, और जो वी वाई है वो है वाई एक्स की दिशा में वेग। अगर हम इसका वेग का परिमाण निकालना हो, वेग का परिमाण, तो वेग का परिमाण हम किस प्रकार से निकालेंगे,
वी बार इक्वल टू वी एक्स की स्क्वायर प्लस वी वाई की स्क्वायर। इस प्रकार से हम वेग का परिमाण भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये वेग हो गया है। अब हम तात्क्षणिक वेग निकालेंगे और फिर हम त्वरण निकालेंगे। तो पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जगह और बची नहीं है ताकि हम इसको आगे कर सकें। पहले हम इसको एक बार और समझ लेते हैं, फिर इसको मिटाने के बाद में इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं समतल में गति। तो जो द्विमीय गति होती है वो समतल में ही गति होती है। यानी कि कोई कण यदि एक समतल में गति कर रहा है, एक तल में गति कर रहा है, तो एक तल की गति को हम बोलेंगे समतल में गति या फिर द्विमीय गति। तो इस द्विमीय गति में हमें क्या निकालना है? तो विस्थापन निकालना। यदि कोई कण यदि द्विमीय गति कर रहा है तो उसके वेग, विस्थापन और त्वरण में क्या परिवर्तन आएगा, उनकी हमें यहाँ पर गणना करनी है। तो हमने यहाँ पर एक द्विमीय निर्देशांक तंत्र बना लिया है। ये तो x और ये y है। इस तंत्र में कोई बिंदु हमारे पास में P स्थित है। इस P की हमें स्थिति के ऊपर विचार करना है, इसके वेग पर विचार करना है और इसके त्वरण पर और विस्थापन पर हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक लिखेंगे। तो यह मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x1 है और y अक्ष पर इसकी दूरी y1 है। तो बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x1 और y1। अगर हम बिंदु O को अगर P से मिलाएंगे तो जो r1 वेक्टर आएगा उसको हम बोलेंगे स्थिति सदिश। तो r1 है x1 i कैप प्लस y1 j कैप, क्योंकि x अक्ष की दिशा में एक अंक सदिश होता है i कैप और y अक्ष की दिशा में एक अंक सदिश होता है j कैप। तो यहाँ से हमें इसकी स्थिति निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है विस्थापन। विस्थापन होता है किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम पथ विस्थापन कहलाता है। तो कोई कण पहले अपने पास बिंदु P पर था, कुछ समय बाद में बिंदु Q पर पहुंच गया है और जो इसका विस्थापन होगा वो होगा डेल्टा R। तो हम सदिश योग के नियम से क्या लिख सकते हैं? डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1। समीकरण 1 व 2 से हमारे पास में R2 और R1 के मान है, तो हमने समीकरण 3 निकाल लिया है, जिसको हम बोलेंगे विस्थापन सदिश। अब हमें निकालना है वेग, यानी कि औसत वेग निकालना है। तो वेग होता है विस्थापन बटा समय, तो कुल विस्थापन बटा कुल समय। वेग को हम लिखेंगे v बार से, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन डेल्टा आर और बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमने मान रख दिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसके बार लगा सकते हो, v बार x और v वाई बार। ये v बार और ये भी v बार। ये कण का अपने पास वेग का मान आ गया है और ये आ गया है वेग का परिमाण। अब हम नेक्स्ट अपना करते हैं इससे आगे का, जो हमें 2-3 चीज़ें यहाँ पर और निकालनी है। तो आपको देखना है अच्छी तरीके से किस प्रकार से हम निकालेंगे। इसको रहने देते हैं समीकरण 3 को अभी। ये तो कण का हमने वेग का परिमाण निकाला है। अगर हमें वेग की दिशा निकालनी हो तो किस प्रकार से निकालेंगे? वेग की दिशा, वेग की दिशा की भी हम गणना कर सकते हैं। देखना किस प्रकार से करेंगे। यह है एक्स एक्स और या फिर यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहीं पर मान लेते हैं, यह है वी वाई और ये कण का वेग है v और यहाँ पर कौन है? थीटा। तो दिशा निकालने के लिए सबसे पहले हमें vx और vy का मान निकालना पड़ेगा। ये त्रिभुज है O, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं A, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं B। vx और vy का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन इक्वल टू क्या होता है? लंब बटा करण। लंब कितना है? vy, करण है v। तो यहाँ से vy का मान कितना आ गया? v साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ से हम कोस थीटा निकालेंगे। कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा करण। आधार है vx, करण है v। तो यहाँ से vx का मान कितना आ गया? v कोस थीटा। ठीक है। तो दिशा निकालने के लिए हम tan को काम में लेंगे। tan थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है? साइन बटा कोस या फिर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है? vy और आधार है vx। तो tan थीटा इक्वल टू vy का मान कितना अपने पास है? v साइन थीटा और इसका मान है v कोस थीटा। v साइन थीटा, v कोस थीटा, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं
वी वाई बटा वी एक्स, और यहाँ से अगर थीटा इक्वल टू करेंगे हम तो tan इनवर्स वी वाई बटा वी एक्स। इस फॉर्मूले से हम कोण या फिर दिशा की गणना कर सकते हैं। परिमाण निकाल लिया वेग का, वेग की दिशा निकाल ली है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, वो करेंगे तात्क्षणिक वेग है वो क्या होता है। तात्क्षणिक वेग के बारे में हम करेंगे। तात्क्षणिक वेग, और तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी निश्चित समय पर, यानी कि जो समय है वो बहुत ही कम होना चाहिए, उस समय पर किसी वस्तु का वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग होगा। इसको हम किससे लिख देते हैं, v से लिखेंगे वेग को, तो बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, और वेग होता है विस्थापन, विस्थापन है डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। इस प्रकार से हम लिखेंगे तात्क्षणिक वेग को। तो v बार इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा आर का मान अपने पास कितना है वो हम लिख सकते हैं, डेल्टा आर का मान है डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप बटा डेल्टा टी। डेल्टा आर विस्थापन हमने ये निकाला था, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। वी बार इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। विथ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, यहाँ तक आगे देखना। v इक्वल टू लिमिट कितनी है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, और ये है आई कैप, और इसको हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी, और ये है अपना जे कैप। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम तात्क्षणिक वेग को निकाल सकते हैं। तो हमने विस्थापन निकाला है, वेग निकाला है, अब हमारा बच गया है त्वरण। तो त्वरण की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। यहाँ से हम औसत त्वरण निकालेंगे, तो आपको वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। जो वेग का अभी अभी हम निकाला था, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यह फॉर्मूला अब हमारे काम में आएगा। देखना, निकाल लेते हैं त्वरण। त्वरण की गणना करते हैं। त्वरण, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। हमें निकालना है औसत त्वरण। औसत त्वरण, तो औसत त्वरण क्या आ जाएगा, कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय। तो यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय। तो औसत त्वरण को हम लिख लेते हैं ए से, और यहाँ पर लगा देते हैं एवरेज, यानी कि औसत त्वरण। वेग में परिवर्तन डेल्टा वी बटा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ तक आगे देखना। ए एवरेज बराबर डेल अपॉन डेल्टा टी। वी का मान हमने कितना निकाला था, वी का मान था, या फिर डेल्टा वी का मान हमने निकाल लिया था, डेल्टा एक्स, सॉरी इसका मान हमने निकाला था वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये वी का मान हमने निकाला था। अब आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये भी त्वरण है एक्स एस की दिशा में, तो इसको लिख सकते हैं हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई
जे कैप। तो इस फॉर्मूले से हम त्वरण की गणना कर सकते हैं। बात करें तात्क्षणिक त्वरण की, तात्क्षणिक त्वरण, तो तात्क्षणिक का मतलब होता है कि इसमें समय है वो बहुत ही कम होगा। तो तात्क्षणिक त्वरण को हम यहाँ पर लिखेंगे ए तात्क्षणिक, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, फॉर्मूला यही रहेगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल अपॉन डेल्टा टी, वी बार का मान कितना है, ये रहा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इसको आगे हम सरल कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी इंटू में जे कैप। तो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डी एक्स। तो ए तात्क्षणिक बराबर में अपने पास कितना आएगा, डी एक्स, या फिर ये अपने पास है डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। इसके द्वारा हम तात्क्षणिक त्वरण की गणना कर सकते हैं। तो ये अपने पास में द्विमीय गति में कण के विस्थापन वेग तथा त्वरण का सदिश निरूपण था। इसी प्रकार से हम त्वरण वेग तथा विस्थापन के मान की गणना कर सकते हैं, क्योंकि जो समतल में गति होती है वो एक द्विमीय गति होती है, यानी कि अभी यदि कोई कण एक तल में गति करता है तो उस तल की गति को हम द्विमीय गति बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है वो कर लेना।